Hello everyone, we are going to start with the next part of reproduction in flowering plant, and at the end of this part we are going to solve some previous year NEET questions. So let's start. So first of all I have mentioned in the previous video कि seed जो है वो एक type का फॉर्मेशन है जो ओव्यूल की वजह से हुआ है. सो द ओवरी जो है वो फ्रूट फॉर्म करता है और उसके अंदर जो ओव्यूल है वो सीड फॉर्म करता है. तो सीड जो है एक स्पेशल टाइप के एक्टिविटी रखता है जिसको हम लोग डॉर्मेंसी बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर सीड जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं बिकॉज द आउटर एनवायरनमेंट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द सीड टू जर्मिनेट, और इसीलिए वो इनएक्टिव हो जाते हैं जब तक उसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है. सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्ट्स ऑफ सीड्स, यानी कि ऐसे क्या डॉर्मेंसी स्टेट्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग यहाँ पर. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट एग्जाम्पल जिसको हम लोग ने ल्यूपिन बोला है, ये एक सबसे ओल्डेस्ट सीड देखा गया था जिसकी जो डॉर्मेंसी स्टेट थी दैट वाज अराउंड 10,000 ईयर्स, यानी कि वो डॉर्मेंट स्टेज में जो है 10,000 ईयर्स तक था. और ये जो सीड है ये आर्टिक टुंड्रा रीजन में मिला था ड्यूरिंग एक्सकावेशन, एंड आफ्टर द excavation the seeds were germinated under favorable condition, और तब देखने मिला कि ये कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स को जर्मिनेट कर पा, मतलब आफ्टर द जर्मिनेशन इसके अंदर बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो है वो ग्रो हुए. सो दिस शोज कि देर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ सीड विच कैन stay under dormancy for around 10,000 years. Now this is the second example. Here the example was for date palm, और ये जो है वो ग्रेट पैलेस ऑफ इसराइल में मिला था, and this was preserved in cold area but not by freezing, and this was germinated in 2005. और ये जो है ये जो सीड है पर्टिकुलरली 2000 ईयर्स तक अंडर डॉर्मेंसी था, सो दैट उसको फेवरेबल क्लाइमेट नहीं मिला और इसीलिए वो जर्मिनेट नहीं हो पाया. वंस इट वॉज जर्मिनेटेड सच ब्यूटीफुल प्लांट्स वेर ऑब्जर्व. सो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सीड्स जो है वो अंडर डॉर्मेंसी रह सकते हैं. नाउ इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द सीड कि वो कितने टाइम तक अंडर डॉर्मेंसी रह सकता है, फ्रॉम मंथ टू मैनी ईयर्स. Now we'll talk about the next part, that is polyembryony. Polyembryony was first discovered by Leeuwenhoek, और इसमें उसने ये बताया था कि पॉली एम्ब्रियोनी स्टेज क्या है. सो पॉली का मतलब होता है मेनी एंड एम्ब्रियोनी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. सो इन अगर हम लोग नॉर्मल स्टेज की बात करें तो एक ही डेवलप होता है एम्ब्रियो इनसाइड विच इज़ डेवलप्ड बाय द एग सेल और मेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होने से एक एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है जो कि सैक एम्ब्रियो सैक के अंदर देखने मिलता है. लेकिन यहाँ पर अगर ये पिक्चर आप ऑब्जर्व करो तो एंटीपोडल सेल जो है एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट रहते हैं, एंड वंस द जाइगोट हैज़ बीन फॉर्म ये जो एंटीपोडल सेल है वो डीजेनरेट हो जाते हैं क्योंकि इनका कोई काम नहीं है. बट इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पर दो एम्ब्रियो फॉर्म हो चुके हैं. वन इज एट द माइक्रोपाइलर रीजन एंड द अदर वन इज एट द चलाजल एंड. सो एंटीपोडल सेल्स जो है वो भी यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर दो एम्ब्रियो फॉर्म हो गए जो कि एक नॉर्मल सीड से कुछ अलग है. और इसीलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं मैंगो सीड में हमें देखने मिला. दिस इज एन एग्जाम्पल. दिस कैन फॉर्म इन एनी टाइप ऑफ सीड. मैंने सिर्फ मैंगो सीड का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है. सो मोनो एम्ब्रियोनिक का मतलब हुआ कि सिर्फ नॉर्मल स्टेट में एक ही एम्ब्रियो डेवलप्ड हुआ है, और ऐसे स्पेशल केस में टू एम्ब्रियोज आर डेवलप्ड विच इज नोन टू बी पॉली एम्ब्रियोनिक. सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ हाँ, ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज करने से पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. तो इसको शॉर्ट में देखते हैं. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो हम लोग हमारे हिसाब से डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स का लेकर मेल पार्ट्स के साथ फ्यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो ये आर्टिफिशियली कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ टू मेथड, दैट इज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग. इमैस्कुलेशन में हम लोग एंथर्स को कट कर देते हैं सो दैट उनके पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर ना गिरे और हम हमारे चॉइस के पॉलन ग्रेन्स उनके ऊपर स्प्रेड कर पाए. सो द कटिंग पार्ट ऑफ एंथर इज नोन टू बी इमैस्कुलेशन, एंड वंस दोज एंथर्स आर कट उनको हम लोग बैगिंग कर देते हैं, यानी बैग से कवर कर लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग बैगिंग बोलते हैं. वंस दे आर कवर्ड हम लोग पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, एंड
and that part is also covered with the bag so that there is no other pollen grains का fusion with the help with the स्टिग्मा और उसके अलावा कंटामिनेशन भी ना हो इसीलिए ये प्रोसेस से हम लोग क्या कर रहे हैं अपने चॉइस के फ्लावर्स को ग्रो कर रहे हैं विथ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स राइट हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसको बोलते हैं इफ आई टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑब्वियसली देयर इज इंक्रीज ईल्ड इन द सीड्स क्योंकि हम लोग इसके हेल्प से बहुत सारे सीड्स को जनरेट कर सकते हैं राइट उसके अलावा अगर हमें कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें नहीं चाहिए तो दिस टाइप ऑफ अनवांटेड क्वालिटीज़ जो है उसको हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं उसके अलावा कुछ ऐसे क्वालिटीज़ जो हमें चाहिए जैसे रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी एक टाइप स्पेशल टाइप की क्वालिटी दैट कैन फाइट राइट फाइट करने की कैपेसिटी जैसे यहाँ पर डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी दैट इज द डिजीज रेजिस्टेंट इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेस रेजिस्टेंट स्ट्रेस से मतलब हो गया ड्रॉट कंडीशंस या एक्सेस सॉल्ट कंडीशंस को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी जो होती है उसको हम लोग स्ट्रेस रेजिस्टेंस बोलते हैं सो दिस आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हमेशा 2 गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो सपोज़ मैंने एक बार तो पॉलन ग्रेन्स को एलिमिनेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ बैगिंग बट द नेक्स्ट टाइम व्हेन द सीड्स आर ग्रोन वो सीड्स को हम लोग ने सो किया ये जो सीड्स हमने प्रोड्यूस किए दैट आर हाइब्रिड सीड्स ठीक है उनको हमने सो किया वो फिर से एक फ्लावर में ग्रो करेगा अब नेक्स्ट टाइम अगेन द फ्लावर नीड टू हैव सम मेल गैमेट्स जो किसी भी पॉलन ग्रेन से आ सकते हैं और इस वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अगेन किसी और पॉलन ग्रेन्स के हमें मिल सकते इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि हमें हर बार हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है एवरी ईयर व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लावर्स मेरे को हर बार हाइब्रिड सीड्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है तो फार्मर्स के लिए ये ड्रॉबैक हो गया कि उन्हें हमेशा हाइब्रिड सीड्स को बाय करना पड़ता है विच बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम एंड अगेन इनको ग्रो करने के लिए द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई एंड दिस प्रोसेस ओवरऑल becomes very costly. So this was all about the advantage and disadvantage of hybridization process, artificial hybridization process. अब जो ये एपोमिक्सिस है इसका ये जो एक ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं जैसे हम क्या करेंगे बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज ऑलवेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर गैमेट तो अगर मैंने हाइब्रिड सीड्स को प्रोड्यूस किया है और अगर मैं उनको सो करती हूँ और न्यू प्लांट ग्रो होता है एंड इफ़ दिस प्लांट इज केपेबल इनफ टू प्रोड्यूस मतलब ऐसे गैमेट्स प्रोड्यूस करे जिससे ये असेक्सुअल है इसको और किसी गैमेट की ज़रूरत नहीं है और ये खुद फिर से फर्टिलाइज हो सकता है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा हमें न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि किसी और जो स्पीशी है यानी कि स्पीशी नहीं किसी और पॉलन ग्रेन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी एक्सचेंज नहीं होंगे बिकॉज देर इज नो ट्रांसफर राइट इसीलिए अप्रॉक्सिमस जो है ये प्रोसेस को यूज़ करने का ट्राई कर रहे हैं सो देर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज़ गोइंग ऑन और हर लेबोरेटरी ट्राई कर रही है कि ऐसे प्रोसेस को वो लोग ला सके सो दिस इज़ अ पॉजिटिव टाइप ऑफ प्रोसेस नाउ दिस प्लांट इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस एंड दिस वॉज फर्स्ट defined by the Hans Winkler. Okay, I hope this is again very clear to you all. Now we'll discuss some question. द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट एडिबल पार्ट से मतलब है जो हम लोग कंज्यूम कर सकते तो एंडोस्पर्म विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज मैंने आपको सिखाते समय भी बताया था कि एंडोस्पर्म वो पार्ट है जहाँ पर एक्चुअली कोकोनट का वाइट पोर्शन जिसको हम लोग वाइट कर्नल बोलते हैं उसके अलावा द लिक्विड पोर्शन कैन बी कंज्यूम्ड तो वो हो गया एंडोस्पर्म नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट दैट इज ऐसे कौन से फ्लावर में पार्ट होते हैं जो अट्रैक्टेंस एंड रिवॉर्ड का बात करते हैं रिवॉर्ड से मतलब हो गया नेक्टर्स राइट ऐसे कौन से फ्लावर के पार्ट है जो अट्रैक्टिव होते हैं एंड अगेन नेक्टर जैसे भी एक्ट करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाते समय में बताया था कि ये नाम सब बहुत इंपॉर्टेंट है सो इफ़ आई टॉक अबाउट ईच एंड स्पेसिफिक नेम एंटोमॉल्फिली का मतलब होता है इंसेक्ट्स से अट्रैक्ट करने वाले इंसेक्ट्स का जो प्रोसेस इंसेक्ट्स जो पॉलिनेशन करते हैं उनके लिए हाइड्रोफिली मतलब वाटर का इन्वॉल्वमेंट क्लिस्टोगैमी बेसिकली एक फ्लावर का नाम है तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया और एनेमोफिली का मतलब होता है विंड से तो अगर मैं अट्रैक्टिव एंड नेक्टर की बात करूँ तो देयर विल बी ऑलवेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ
insects. So the first option is the correct answer. Now if I talk about this particular type of third question, इसमें क्या बोला है उन्होंने, वाटर लिली एंड हेंसेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो ये पर्टिकुलर जो प्लांट्स है वो स्पेसिफिकली वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, बट इनका पॉलिनेशन वाटर की वजह से नहीं होता है, क्योंकि इनका जो अपर पोर्शन है वो वाटर को फेस करता है, यानी सरफेस पर होता है. तो अगर किसी प्लांट का वाटर की तरफ सरफेस है तो ऑब्वियसली दिस फ्लावर्स आर सो बिग एंड वेरी अट्रैक्टिव, तो इंसेक्ट्स इनसे अट्रैक्ट होने ही वाले हैं, बिकॉज द अपर सरफेस इज ऊपर की तरफ है, तो इसी वजह से वहाँ पर विंड भी उनको पॉलिनेट मतलब पॉलिनेशन में हेल्प कर सकता है. सो द करेक्ट आंसर इज इंसेक्ट्स एंड विंड एंड नॉट द वाटर. भले ये वाटर में रह रहे हैं बट पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स एंड वाटर से हो रहा है. विच ऑफ दिस इज सराउंडेड बाय द कैलकुलस वॉल, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था जब हमने मेल पार्ट किया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होते वो एक स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज, इनके जो प्रोटीन्स होते वो आउटर लेयर पर होते, एंड देयर फॉर द आंसर इज द फर्स्ट वन. Now, if I talk about the fifth question, it is known to be in angiosperm and microsporogenesis and megasporogenesis में इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो देखने मिलेगी. If I talk about microsporogenesis, ये स्पेसिफिकली एंथर में होते हैं, और मेगास्पोरोजेनेसिस जो है वो स्पेसिफिकली ओल्व्यूल में होता है. तो ऑब्वियसली ये दोनों आंसर्स तो कट हो गए क्योंकि दोनों एक ही में नहीं हो रहे. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन, दिस इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि जब भी मेगास्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो वो हमेशा पहली बात तो ये फोर्थ वाला कट हो जाएगा, बिकॉज गैमेट्स विदाउट डिविजन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द जाइगोट टू ग्रो एज एन एम्ब्रियो. सो हमेशा मियोसिस जो है वो होगा ही जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू गैमेट्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं. सो अगर आपने जो प्रीवियस पार्ट है पूरे चैप्टर का वो अच्छे से देखा है तो आप इनको सॉल्व कर पाओगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन. तो मैंने बताया था आपको पेरिस्पर्म जो है वो कैसे क्या काम कर रहा है, तो वो न्यूट्रिटिव टिश्यू का लेयर बनाता है. तो फर्स्ट वाला तो चला गया बिकॉज न्यूट्रिटिव टिश्यू है उसके अंदर. नाउ हैप्लॉइड टिश्यू से वो बिल्कुल बना हुआ नहीं है, हाँ, बट थर्ड आंसर इज द करेक्ट वंस, क्योंकि वो डिप्लॉयड टिश्यू से बना हुआ होता है. सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग, reproduction in flowering plants. So thank you for watching the video.